हेलो भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके एजुकेशन चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट, जहां हम करवा रहे हैं आपको स्कूलों का सिलेबस। और आज हम यहां पर करेंगे साइंस इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसमें आपको सर्किट करवा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी करवा दी थी। आज हम करेंगे ओम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है, ठीक है, वही मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ दिया था साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ कहता क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल अंतर, वो सीधा सीधा निर्भर करता है किस पे? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कितना करंट या कितनी बिजली एक सर्किट में दौड़ रही है, उस पर सीधा निर्भर करता है हमारा पोटेंशियल अंतर या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ठीक है। वी अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट। करंट होता है आई से। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी होती है, और यहां जो कांस्टेंट वैल्यू ली गई उस कांस्टेंट वैल्यू का नाम किया गया आर। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, पंजाबी में प्रतिरोध कहते हैं। इसका काम क्या है? ये थोड़ा उल्टा काम करता है, ये करंट को फ्लो करने से रोकता है। अब जैसे जैसे हम गुड कंडक्टर होंगे उनका रेजिस्टेंस कम होगा, जो बैड कंडक्टर होंगे उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां से देखो आर की वैल्यू निकाल लो। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी अपॉन आई। देखो यहां ओम्स लॉ है, यहां तक कंप्लीट हो गया। बस यही चीज लिख देना कि इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। इतना लिख दिया। एक एग्जांपल दे दो सिंपल सी। देखो जब अपने को बिजली ज्यादा चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर कॉपर वायर लगाते हैं या सिल्वर की वायर लगाते हैं, क्योंकि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और हमारे पास पावर अच्छी आएगी, ठीक है। अगर हमने वहीं लोहे की तार लगा दी तो भाई आते तो करंट रास्ते में ही गायब हो जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही पोटेंशियल अंतर होगा, ठीक है। अब करंट क्या होता है, कई बार करंट ज्यादा आ जाता है, टू फेस हो जाता है। टू फेस में होता क्या है? टू फेस में हमारे सारे सिस्टम होते हैं, जितने भी बिजली के इलेक्ट्रॉनिक्स के, सारे सड़ जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होता है तो उसके पटाखे बोल जाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण ये ओम्स लॉ दिया था किसने? जॉर्ज साइमन ने। अब यहां से R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर की जो एसआई यूनिट है, देखो यही कराऊंगा, आर की जो एसआई यूनिट है वो है ओम, ठीक है। अब यहां आ जाओ। अब ओम मतलब आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर हमें इसकी डेफिनेशन निकालनी हो, 1 ओम, ओम का सिंबल या तो ओ एच एम लिख दो या फिर उल्टा लोटा बना दो, ठीक है, ऐसे ओम। अब 1 ओम कब होगा? जब हमारे पास 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और उसके कारण 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसको हम कहते हैं 1 ओम। 1 ohm is defined as when 1 ampere current flows through a circuit and the potential difference of 1 volt is created, ठीक है, उसको हम कहते हैं 1 ओम। ओके, यहां से हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं 1 ओम की। अब रेजिस्टेंस भी कई चीजों पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस किस किस चीजों पर निर्भर करता है वो हम बताएंगे यहां पे। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स, दीज आर, ठीक है। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो फैक्टर हम यहां पे करेंगे। पहला फैक्टर
देखो अब सबसे पहले डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ। अब सिंपल सी बात करते हैं, देखो अगर आप गांव में हो या शहर में हो, जो घर ट्रांसफार्मर के नजदीक है, ठीक है, उसकी तार सीधी ट्रांसफार्मर से आ रही है, तो उसके घर में लाइट की जो वोल्टेज है वो अच्छी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसकी लेंथ कम है। अब जो किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर है तो उसकी पावर कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। जितनी ज्यादा लंबाई होगी तार की उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, और प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा? कम होगा। यह चीज ध्यान में रखना। अब क्योंकि देखो आपने क्या किया था, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, या I यहां से क्या आ जाएगा? V अपॉन R। अब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम होगी ना, बटे में, अपॉन में। तो सिंपल सी बात यहां पे ध्यान रखना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट कम फ्लो करेगा। अब लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। अब मेरे घर से ट्रांसफार्मर कम से कम 200 मीटर है। अगर मेरा घर बिल्कुल ट्रांसफार्मर में नजदीक होता तो मेरे वोल्टेज बढ़ी आती, ठीक है। अब 200 मीटर में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर वहां 300 आ रही है वोल्टेज तो मेरे यहाँ 280 या 270 वोल्टेज आएगी। क्योंकि यहाँ लेंथ मैटर करती है। बाई चांस ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाए, अपने वाला ट्रांसफार्मर सड़ गया, तो हम क्या करेंगे? दूसरे ट्रांसफार्मर से तार लेके आएंगे। अब तार लेके आएंगे, तार होगी 3-4 किले की या 200-300 मीटर से। जब उस तार को हम लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या उतनी वोल्टेज पहुंच जाएगी जितनी उस ट्रांसफार्मर से पहुंच रही जो हमारे घर के पास था? नहीं पहुंचेगी, हमारे पास करंट कम आएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है लेंथ पे। दूसरा एरिया। अब यहां सिंपल सी बात करते हैं, छोटी सी बात है। अगर हमें हीटर चलाना हो, हीटर में बिजली हमें ज्यादा चाहिए। अगर बिजली हमें ज्यादा चाहिए तो क्या हम पतली तार लगा देंगे वहां पे, जिस पे हमारे पंखे चलते हैं? अब एरिया होता क्या, ध्यान में रखना। जैसे तार है, तार सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। जो इसका ये बड़ा हिस्सा है, ये मतलब गोल होती है, आगे से इस साइड से भी गोल होगी, ठीक है। इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब किनारों का क्षेत्रफल, ठीक है। जो ये एरिया है, अगर हमें हीटर चलाना है, हीटर को बिजली चाहिए ज्यादा, या एसी, अपने घर में एसी है, एसी चलाना है। अब एसी के लिए अलग से फिटिंग बनाई जाती है, गीजर के लिए भी अलग से फिटिंग बनाई जाती है। वो क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जो उसमें तार होती है वो क्या होगी? 2 mm, 3 mm या 7 mm की होगी, ठीक है। बाकी सारे घर की फिटिंग हमारी 1 mm की होगी। 1 mm का मतलब जो उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका डायमीटर 1 mm का होगा, ठीक है। पंखे बल्ब तो ये चला लेगी, टीवी एलईडी चला लेगी, लेकिन एसी में ये 1 mm वाली तार की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये तीसरा दिन जलती रहेगी, फिर अपना फिर पेचकस और प्लास उठा के जोड़ लगाते रहना। तो यहां पे हमें एरिया क्या चाहिए? ज्यादा। अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए, अब करंट ज्यादा चाहिए तो एरिया ज्यादा चाहिए, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, ठीक है। अब देखो एरिया ज्यादा है तो करंट ज्यादा आ रहा है। अगर करंट ज्यादा आ रहा है तो ये चीज तो कम होगी होगी भाई। ये देखो यहां पे, क्योंकि आई नीचे है, अब आई की वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ये चीज ध्यान में रखना। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हमें बड़ी मोटर चलानी है, खेत में सबमर्सिबल चलाना है, तो वहां हम तार भी मोटी लेके जाते हैं, पूरी अच्छी, ठीक है, मोटी होती है पूरी। तो उस तार को हम यूज करते हैं हमारी क्या चलाने में? मोटर चलाने में, सबमर्सिबल की, ठीक है। तीसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे? अब जैसे जैसे करंट चलता है तार में तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो आपस में टकराएंगे, मुक्का घुसा चलेगा। जब मुक्के घुसे चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स के आपस में तो गर्मी तो पैदा होगी होगी। जब गर्मी पैदा होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? हमारा करंट का फ्लो कम हो जाएगा। ध्यान देना, क्योंकि जब हम ओवरलोड की तार चलाते हैं, अगर 1 mm की तार में हमने एसी चला दिया तो भाई 15 मिनट झेल पाएगी, वो ज्यादा नहीं झेल पाएगी। क्या होगा? वो इतनी गर्म हो जाएगी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगी और वो जल जाएगी।
तार वहीं से क्रैक हो जाएगी। ठीक है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर तो देखो जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा करंट का फ्लो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तीन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, टेम्परेचर को इसमें फॉर्मूला में लेने की जरूरत नहीं है, ये वैसे समझाया। तीसरा पॉइंट है ये, अगर हम फैक्टर्स में आ जाए तो टेम्परेचर भी लिखना है, तापमान भी लिखना है। हम बात करते हैं, आप दोनों को इकट्ठा कर लो। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मल्टीप्लाई में ए डिवाइड में। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब मैंने कहा था जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम यहाँ इक्वल टू लेते हैं और कोई ना कोई हमें कांस्टेंट वैल्यू लेनी होगी। इसमें हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं रो। ये थोड़ा गोल सा पी होता है, ऊपर से सीधा नहीं होता, ध्यान में रखना। ये गुड़ाई में आता है पी, इसको कहते हैं रो। और एल बटा में ए। आर तो रेजिस्टेंस हो गया, एल लेंथ होगी, ए एरिया हो गया। अब ये रो क्या है, रो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब कई बार रो की यूनिट पूछ लेता है, तो रो की यूनिट भी मैं आपको यहां निकालना सिखा देता हूं। ये तो फैक्टर डिपेंड तक यहां तक लिखना है, बस ये 3 पॉइंट लिखने हैं। तीनों में ये डायग्राम बना देना जो मैंने ये बनाए हैं चार्ट। ठीक है, और कुछ नहीं बनाना। अब रो की बात करनी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करनी है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब यहां से रो रखो इस साइड, आर ए ऊपर आ जाएगा, ए बड़ा कर लो भाई, एरिया ए ऊपर आ गया, एल नीचे चला गया। अब रो की यूनिट निकालनी है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ हम मीटर में मापते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो आर हो गया ओम और ए हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर। एक एम से एक एम कट गया, एक एम बच गया, तो इसकी यूनिट होगी ओम मीटर। ओम मीटर। देखो यूनिट निकालना ऐसे भी सीख सकते हो अगर आपको हर एक चीज की यूनिट पता है। अगर एरिया की यूनिट पता है तो ऐसे निकाल सकते हो, लेंथ की यूनिट भी हमें पता होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर भाइयों आपको पसंद आया हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। बाय बाय, सी यू।